नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। हाल ही में ट्रंप के साथ जिस तरह का दुनिया बर्ताव कर रही है, संभवतः ट्रंप ने इसकी कल्पना नहीं की होगी। चाहे फिर रूस की तरफ से हो, फिर चाहे चीन की तरफ से हो, या फिर कोई भी दुनिया का ऐसा देश जिसे यह समझ में आता हो कि ट्रंप अब वो नहीं है, या ट्रंप की वजह से अमेरिका वो नहीं है जिस अमेरिका की तरफ दुनिया बड़ी उम्मीदों के साथ व्यवहार या रिश्ते रखा करती थी, व्यापारिक रिश्ते हों या स्ट्रेटेजिक रिलेशन हो। अभी हाल ही में जापान के पीएम ने ट्रंप का ही नाम लेकर पद से इस्तीफा दे दिया था। ट्रंप इस समय दुनिया में अपनी नीतियों के चलते, फिर चाहे कनाडा के पीएम का इस्तीफा हो, जापान के पीएम का इस्तीफा हो, या फिर दुनिया में बेचारे कतर की हालत खराब करने वाला विषय हो, सबसे अविश्वस्त व्यक्ति बनकर के उभरे हैं। इसी बीच में ब्राजील, जो कि ब्रिक्स कंट्री है, वहां के राष्ट्रपति जो लूला हैं, उन्होंने हाल ही में ट्रंप के सबसे विश्वस्त जायर बोल्सोनारो, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्हें 27 साल की सजा सुनवा दी है। अब आप कहेंगे राष्ट्रपति सजा कैसे सुनवा सकते हैं, तो चलिए ऐसा हटा लेते हैं इसको। ये कहते हैं कि लूला के समय में सुप्रीम कोर्ट ने बोल्सोनारो को 27 साल की सजा सुनाई है। और अगर ऐसा है तो इस बात का मायना क्या निकालें? मायना ये कि जिस ट्रंप ने ब्राजील के ऊपर 50% टैरिफ केवल इस बात के लिए लगाया था कि तुम लोगों ने बोल्सोनारो को गलत पनिश किया हुआ है। विचार कीजिए कि ट्रंप के उस चहेते को लूला ने 27 साल की जेल दे दी है। मतलब जिस बोल्सोनारो के लिए ब्राजील ऑलरेडी 50% टैरिफ भुगत रहा है, उस बोल्सोनारो को लूला ने उठा के 27 साल जेल में डाल दिया है। समझो कि ब्राजील के साथ अब क्या होने वाला है, या फिर ब्राजील कितना ज्यादा तैयारी करके ये सारा डिसीजन लिया है। ये विषय इसलिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि ब्राजील ब्रिक्स कंट्री है, और ट्रंप ब्रिक्स कंट्रीज में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका सबको एक साथ एक तरह से ट्रीट करते हुए देखना चाहते हैं। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसका आधार इस बात से समझ लीजिए कि अमेरिका की तरफ से धमकी आ चुकी है कि हम कार्रवाई के लिए सोच रहे हैं, हम उचित रेस्पॉन्स देंगे उस पूरे कारनामे का जो ब्राजील ने हमारे साथ किया है। तो चलिए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ जरूरी जानकारी जान लें, और वो ये कि यदि आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट लेते हैं, आपको पता है कि ट्रेड करना है, लेकिन कैसे करना है ये नहीं आता, तो आइए हम आपके साथ बैठ करके कुछ बेहतरीन चीजें डिस्कस करते हैं अपनी एप्लीकेशन बातें बाजार की पर। यदि आप चाहते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करना, तो म्यूचुअल फंड्स के लिए हमने बेहतरीन तरीके से म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स एंड उनके साथ में इन्वेस्टमेंट के मोड्स, क्या बेहतर आपके लिए निवेश के ऑप्शंस हो सकते हैं, सारे डिस्कस किए हुए हैं बेहतरीन अपने प्यारे से कोर्स के अंदर, जो कि बातें बाजार के एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। आप जाकर उसे एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ना, तो अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर जीएस फाउंडेशन का बैच हमारे द्वारा आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर आप चाहें तो आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। आइए साथियों चर्चा करते हैं ब्राजील की, और ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए एक फैसले की, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को 27 साल की सजा सुना दी गई है, और 27 साल के साथ साथ 3 महीने और ऐड कर दिए गए हैं। आरोप लगा है कि आपने वर्तमान में जो सरकार है इसको उखाड़ने के लिए कूप का, यानी कि सत्ता परिवर्तन का, विद्रोह का, सैन्य तख्ता पलट का प्रयास किया था। कब किया था? 2022 में किया था। तो बोल्सोनारो को इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने 27 साल की सजा सुनाई है, और 27 साल की सजा सुनाने के बाद में ये पहले ब्राजील के ऐसे राष्ट्रपति बन गए इतिहास में जिन्हें डेमोक्रेसी पर अटैक करने की इतनी बड़ी सजा मिल रही हो। इन पर आरोप लगे हैं कि इन्होंने आर्म्ड क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पार्ट लिया, इन्होंने वायलेंटली अबॉलिश करने का प्रयास किया डेमोक्रेसी को, इन्होंने तख्ता पलट का प्रयास किया, इन्होंने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया, इन्होंने सांस्कृतिक चीजों को नुकसान पहुंचाया। इस तरह से 5 में से 4 जजेस ने यह फैसला सुनाते हुए निर्णय लिख दिया। यह तो हुई निर्णय की बात। अब मैं पूरा इतिहास से लेकर अब तक की सारी कहानी आपको बताने का प्रयास करता हूं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा ब्राजील को देख लेते हैं साथियों। कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उनमें से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील, लगभग 21 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। ब्राजील, जिसमें आप अमेजन के फॉरेस्ट और अमेजन नदी को जानते हैं, उसी ब्राजील के राष्ट्रपति हुआ करते थे जायर बोल्सोनारो। फिलहाल यहां पर लूला की सरकार है। जायर बोल्सोनारो जब यहां पर राष्ट्रपति हुआ करते थे, तब ये ट्रंप के बड़े समर्थक माने जाते थे। ट्रंप ने 17 से लेकर 21 तक राष्ट्रपति का पद संभाला था अमेरिका में, और 2022 तक तो जायर बोल्सोनारो भी राष्ट्रपति रह चुके थे। तो मतलब दोनों समकक्ष थे एक तरह से, बोल्सोनारो और ट्रंप। अच्छा,
अब एक और चीज समझ लेते हैं। जहां तक बात हो ब्राजील की, तो ब्राजील G20 का सदस्य भी है, जैसे भारत G20 का सदस्य है, और ब्रिक्स का भी ब्राजील भी है ना। ब्राजील का जो पहला सदस्य है वो ब्रिक्स ही है। यहां पर जायर बाल्सेनारो के बाद में लूला दी सिल्वा की सरकार है। लेकिन अगर और पीछे उड़ करके देखते हैं तो लूला 2002 से 6 के बीच में भी ब्राजील के राष्ट्रपति रह चुके हैं। 6 के बाद में 22 में जाकर के वापस लूला सरकार में आए थे। काफी चर्चाएं हुई थी। लेकिन बात अगर जायर बाल्सेनारो की हो, तो बाल्सेनारो जब सत्ता में थे, तब इन्होंने सत्ता में रहते हुए बहुत सारे विवादों में अपना नाम कमा लिया था। विवाद कैसे कैसे? जायर बाल्सेनारो से कई तरह के विवाद जुड़ते थे, जिनमें से पहला विवाद था चुनावों को लेकर के इनकी विचारधारा। ये कहते थे कि अगर एक बार ब्राजील में ढंग से गृह युद्ध छिड़ जाए, तो उसके बाद में मतलब गृह युद्ध छिड़ जाएगा तो सब चीजें सही हो जाएंगी। वोटिंग से कुछ नहीं होता, देश के अंदर कुछ नहीं बदलता, असल बदलाव तो गृह युद्ध से होता है। मतलब ये देश के अंदर युद्ध छिड़ जाए तो बढ़िया रहे। उससे राष्ट्रपति फर्नांडो के साथ 30,000 लोगों की मौत हो जाए। मतलब ये इस तरह की बातें खुलेआम बोलते हुए पाए जाते थे कि ये चुनाव वुनाव से कुछ नहीं होता, सत्ताएं बदलती हैं, गृह युद्ध होता है तो फिर कुछ लोग खत्म होते हैं। अच्छा, ह्यूमन राइट्स के बारे में जब इनसे पूछा जाता था तो ये कहते हैं कि जेल से खूबसूरत कोई जगह नहीं होती। जेल में कैदियों को बढ़िया से सजा मिलनी चाहिए, और मैं तो ये मानता हूं कि टॉर्चर करना चाहिए। टॉर्चर के मैं पक्ष में हूं, और अपराधियों का बढ़िया टॉर्चर किया जाना चाहिए। इससे इनके खिलाफ मानवाधिकार कार्यकर्ता खड़े हो जाते थे। महिलाओं पर बेहुदा और अश्लील टिप्पणियों के लिए ये जाने जाते थे। जैसे अपने ही एक सांसद के बारे में ये बयान कहते हुए पाए जाते हैं कि रोजरियो, मैं तुम्हारे साथ दुष्कर्म नहीं करना चाहता क्योंकि वो काफी गंदी दिखती है, वो मेरे टाइप की नहीं है। यू आर नॉट वर्दी फॉर सेक्सुअल असॉल्ट, ऐसा इन्होंने एक सांसद को कहा। मतलब इस तरह से ये महिलाओं पर मतलब अश्लील टिप्पणी, मतलब उनके साथ बदतमीजी करते हुए भी रिपोर्टेड है। टाइम मैगजीन ने इस खबर को उठाया भी था। अंतरराष्ट्रीय रिश्तों की बात करें तो ये बिल्कुल जैसे ट्रंप किसी के ऊपर भी कोई टिप्पणी करने से नहीं हिचकते, ये बिल्कुल वैसे ही थे। इनकी पत्नी 36 साल की थी। ऐसे ही जो इमानुएल मैक्रोन है, वो यंग एज में है, लेकिन उनकी वाइफ 66 साल की है। तो किसी ने ये टिप्पणी इनकी तस्वीर के नीचे कर दी कि आपका और मैक्रोन का लगभग एक जैसा ही मामला है। उनकी बीवी बड़ी है, आपकी बीवी छोटी है, दोनों लगभग ऐसे ही हैं, मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस है। तो ये उस पर लिखते हुए कमेंट करते हैं कि कृपया करके मैक्रोन को शर्मिंदा ना करो। मतलब कि ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी पार के आदमी थे। कोरोना पर तो भाई साहब इन्होंने जो जवाब दिए वो नेक्स्ट लेवल थे। ब्राजील दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा कोरोना में मौत देखने वाला देश बना था इनके काल में। इनसे पूछा गया तो कहते हैं कि यार कुछ तो लोग मरेंगे ही ना, कोरोना होगा तो कुछ तो लोग मरेंगे ही, इसमें क्या ही दिक्कत है। मतलब और मैं बार बार इस सवाल को सुनकर बोर हो गया हूं, कितने लोग मरे, कितने लोग मरे, मरे थे यार, लोग ज्यादा थे तो मर गए, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। तो ये इस तरह के बयान देने के लिए जाने जाते थे। लेकिन ट्रंप के गजब फैन थे, जबरे फैन थे ट्रंप के। दोनों के बीच में जब जब मुलाकात होती थी तो बात फुटबॉल के ऊपर होती थी, दोनों की टीम्स के ऊपर होती थी, कौन किसको पसंद करता है। इतने तक एक दूसरे को पसंद करते थे कि इन्हें लैटिन अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का ट्रंप कहकर पुकारा जाता था। मतलब जब ये व्हाइट हाउस पहुंचे थे तो लिखा गया था कि एक साथ दो ट्रंप बैठे हुए हैं, दोनों के विचार एक जैसे। अच्छा साहब, इनका कार्यकाल चला। ब्राजील में 2022 के चुनाव हुए। जैसे ट्रंप 17 से 21 तक बैठे रहे, 21 के बाद तक लोगों के मन में यह आने लगा था कि ट्रंप जो है, भाई ट्रंप हट करके बाइडेन आए थे, लेकिन जब ट्रंप सत्ता से जा रहे थे, बाइडेन सत्ता में आ रहे थे, उस समय पर ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिका में कैपिटॉल हिल वाली हिंसा की थी। आपको याद होगा जब ट्रंप के समर्थक निकल करके कैपिटॉल हिल के ऊपर हिंसा करने पहुंच गए थे, रिजल्ट मानने से इनकार कर दिया था कि नहीं, हम ट्रंप को हटता हुआ नहीं मान सकते, बाइडेन को हम अपना राष्ट्रपति नहीं मानते, अगर आपको यह चीज याद हो। इन भाई साहब ने उसी से प्रेरणा ली, 2021 में अपने चाहने वालों से कहा कि देखो 2022 में ईवीएम से वोटिंग होगी तो मेरे खिलाफ वोटिंग हो सकती है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है वो मेरे खिलाफ है, जबकि ये सिटिंग प्रेसिडेंट था 2021 में। लेकिन कोरोना इससे संभला नहीं, इसे समझ में आ गया कि जनता मेरे खिलाफ है और अपोजिशन मेरे खिलाफ, वो गजब माहौल बना रही है। 2021 में अपने समर्थकों से पहले ही ये कह देते हैं कि 2022 के जब चुनाव होंगे ना, हो सकता है मेरे खिलाफ नतीजे आए, उन्हें मानना मत, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है। अगर पर्ची से वोट डले तो मैं जीत जाऊंगा, ईवीएम के साथ गड़बड़ हो सकती है। मुझे कुछ भारत की राजनीति सी उस समय के दौर में याद आई थी कि इस तरह की घटनाएं हमारे देश में भी ईवीएम के साथ चल रही थी।
खैर, जिस ईवीएम से बालसेनारो जीते थे, वो ईवीएम पर ही सवाल उठा रहे थे कि उनके खिलाफ मत हो सकता है। इसलिए मेरे चाहने वालों, ईवीएम के रिजल्ट को मत मानना और बिल्कुल वैसे ही करना जैसे मेरे गुरु ने किया था। क्या किया था? जैसे ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटॉल हिल की हिंसा की थी, आप लोग भी हिंसा करने से पीछे मत हटना। मैं तो खुद ही कहता हूं कि गृह युद्ध होना चाहिए। भाई साहब, इस तरह का ज्ञान ये 2021 से अपने चाहने वालों को पिलाते आ रहे थे। अब आता है 2022, इलेक्शन होता है। पहले से ही जानते थे कि इलेक्शन में इनका हाल खराब होगा, लेकिन खुद से जनता को मोटिवेट जो 2021 से करते आ रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ हो सकती है, मेरे चाहने वालों तैयार रहना, तो बकायदा ये सबको समझाते हुए आ रहे थे और जनता इनके खिलाफ इस बात को समझती आ रही थी। चाहने वालों को लग रहा था ये सही है, अपोजिशन को ये समझ में आ रहा था कि ये आराम से हटने वाले हैं। जब ये इलेक्शन में उतरते हैं, इलेक्शन में खुद को हारता हुआ देखते हैं, तो समर्थकों से ये नहीं कहते कि जाओ आग लगा दो, केवल इतना कहते हैं कि जाओ ट्रंप के रास्ते पर चलो। ट्रंप का रास्ता बोले तो कैपिटॉल हिल को आग के हवाले कर दो, वैसे ही इनकी राजधानी ब्राजीलिया के अंदर जो सरकारी इमारतें, संसद, सुप्रीम कोर्ट, उनके आग के हवाले कर दो। भाई साहब, 2022 के बाद 2022 में हुए इलेक्शंस में ये जहां एक और हार रहे थे, इन्हें दिख रहा था कि मैं हार रहा हूं, वहीं इनके समर्थक और इनकी पुलिस इनके कहने पर जहां लूला बढ़िया मतों से विजयी हो सकते थे, वहां रास्ते रोक कर खड़ी थी। उसी बीच में एक जज ने आदेश देते हुए पुलिस के हेड से कहा कि यदि आपने रास्तों से इस ब्लॉकेड को नहीं हटाया तो मैं आपको जेल में डाल दूंगा। यही जज इस समय अमेरिका को सबसे ज्यादा चिढ़ दिए हुए है। उस समय एक जज, उसका नाम अभी मैं बताऊंगा, कुछ नाम तो है एम से, मैं नाम मिस कर गया हूं, तो उन्होंने यह आदेश करते हुए कहा था कि भाई साहब, अगर रास्ता आप लोगों ने नहीं खोला तो लूला, भाई ऑब्वियस सी बात है, रास्ता ही जाम कर दिया, जहां पर लूला के वोट ज्यादा हो सकते हैं वहां पुलिस रास्ता रोक कर बैठी है। ऐसे में वायलेंस बहुत तेजी से बढ़ने की न्यूज आने लगती है। बोल्सोनारो के समर्थक गन लेकर के निकलते हैं, लूला के समर्थक और लूला के जो कैंपेन करने वाले लोग हैं वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके प्रचार करने निकलते हैं। पूरी तरह से ब्राजील के अंदर लूला वर्सेस बोल्सोनारो में लूला के जीतने के चांसेस ज्यादा थे, लेकिन इन्होंने अपनी पूरी सरकारी मशीनरी लगा दी। सरकारी मशीनरी, हाँ, उनका नाम मोरेस था, जो जज साहब थे ना, उनका नाम मोरेस था, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उन्होंने आदेश दिया था कि रोड ब्लॉक लिफ्ट को अगर नहीं हटाया गया तो मैं पुलिस के चीफ को जेल में डाल दूंगा, क्योंकि ये जो रोड का ब्लॉकेट लगाया हुआ है, लोग वोट देने नहीं जा पा रहे हैं, इसको खोलो तभी जाकर के मैं आगे चीजें चलने दूंगा। तो इन जज साहब ने एक तरह से उस समय फेयर इलेक्शन कराने का खूब प्रयास किया था। भाई साहब, शुरुआत में पूर्व जो पोल आता है, एग्जिट आता है, प्री पोल, उसमें लग रहा था बोल्सोनारो केवल 38% वोट पाएंगे, लेकिन बोल्सोनारो ने बहुत सरकारी मशीनरी का उपयोग किया। परिणाम यह निकल करके आया, बोल्सोनारो 43% वोट प्राप्त करने में कामयाब हुए, लेकिन लूला 48% वोट के साथ, 5% अधिक वोट के साथ चुनाव जीत गए। लूला का चुनाव जीतना हुआ, समर्थकों को तो पहले से ही इन्होंने भरा हुआ था कि जैसे ही रिजल्ट आए, मानना नहीं है, जाकर के ट्रंप के रास्ते पर चल देना है। यही हुआ, बोल्सोनारो ने जीत मानने से इनकार, हार मानने से इनकार कर दिया। बोल्सोनारो ने अपनी तरफ से यही कहा कि मेरे साथ ईवीएम ने धोखा कर दिया है, और जब ईवीएम ने धोखा कर दिया है तो जाओ मेरे चाहने वालों, ट्रंप के रास्ते पर चल पड़ो। ट्रंप के रास्ते पर लोग चल पड़ते हैं, ब्राजीलिया के अंदर आग और रोड जाम कर दिया जाता है। यहां की हेडलाइंस बनती हैं कि वायलेंस टूट पड़ा है। विकिपीडिया पर बाकायदा बोल्सोनारो के समर्थकों के द्वारा मचाया गया यह उधम छाया रहता है। मतलब हर तरफ अगर आप देखें तो ये तस्वीरें आपके सामने आती हैं, जिन तस्वीरों में दिखता है कि कैसे ब्राजील के अंदर प्रोटेस्ट्स ने जगह ली थी, और ये आज 8 जनवरी की हिंसा के रूप में रिकॉग्नाइज की जाती है। ये सारा की सारा कारनामा इन्हीं के किए धरे का था, इन्होंने ही जनता को उकसाया था। एक इंटरेस्टिंग कहानी यहां पर और घटी थी, और वो क्या थी कि बोल्सोनारो ने जनता को भड़का तो दिया था कि जाओ और इस तरह से काम कर लो, वहीं दूसरी तरफ ये जो जज साहब थे बैठे हुए, इन्होंने इस पर नजर बनाई हुई थी कि बोल्सोनारो ऐसा कुछ ना कुछ तो करेगा। लेकिन भाई साहब, बोल्सोनारो जिस समय दंगे भड़क रहे थे, उस समय खुद निकल करके अमेरिका भाग जाते हैं, ताकि कल को एक प्रमाण ना रहे कि मैं उस समय हिंसा कराने वालों में उपस्थित था। खुद निकल के फ्लोरिडा भाग जाते हैं। अच्छा, अमेरिका में तब तक बाइडेन की सरकार आ चुकी होती है। बाइडेन इनको समझाते हैं बोल्सोनारो को कि रिजल्ट को मान लो, हिंसा को मत भड़काओ। ये मानने से इनकार कर देते हैं कि साहब मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे चाहने वाले स्वीकार ही नहीं कर रहे कि लूला सरकार में रहे। कोई बात नहीं साहब,
बाल्सेनारो फ्लोरिडा के लिए निकल जाते हैं 31 दिसंबर को और इनके चाहने वाले 8 जनवरी के दिन पूरा आग मचा देते हैं। 8 जनवरी 2023 को बढ़िया हिंसा होती है ब्राजील के अंदर। यूएस कैपिटल जो अटैक हुआ था बिल्कुल उससे मिलती जुलती हिंसा इसे कंसीडर किया जाता है। सबको यह समझ में आ जाता है कि पहले से वो 1 साल पहले से कह रहे थे, उनकी जनता ने उन्हीं के आदेश की पालना में यह सब किया है। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर पूरी तरह नजर बनाए हुए थी। फाइनली लूला चूंकि इलेक्शन जीत चुके थे तो चीजों को वापस लेकर आना था। अच्छा साहब, इस बीच में बाल्सेनारो जब फ्लोरिडा में थे वहां जाकर के वो अपने लिए लॉबिंग करने लग रहे थे कि भाई मुझे वापस सत्ता में बिठाओ, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, जबकि जनता ने वास्तविकता में इनसे तंग आकर इन्हें सत्ता से हटाया था। ये मार्च 2023 में वहां से लौट कर आते हैं। इन्हें समझाया जाता है कि अगर आप देश छोड़कर भाग गए तो फिर कभी राजनीति में एंट्री नहीं कर पाओगे, आप जाओ। और कुछ लोग जिन्होंने 43% आपको वोट दिए हैं वो लोकल इलेक्शंस में ही सही आपका साथ तो देंगे। आप जाइए और वहां जाकर के अपने लिए मत जुटाइए। ये वापस आते हैं और 500 से अधिक जगहों पर जहां पर मेयर के इलेक्शन होने हैं वहां पर अपने कैंडिडेट उतारते हैं। उनमें से कुछ लोगों को जीतने का भी मौका मिलता है। लेकिन इस बीच में सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से नजर बनाए हुए थी उन्हीं मोरोस के नजर में। मोरोस पूरी तरह तैयारी करके बैठे थे कि तुम जब आओगे तुम पर मैं केस खोलूंगा, और इसी बीच में वो अपना केस ओपन कर देते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है, बाल्सेनारो के सुपुत्र हैं एदुआर्दो बाल्सेनारो, ये खुद उधर से निकल करके, भाई ये सारा की सारा खेल जो है इनके खिलाफ केस खोलने का, ये इन दिनों निकल करके आता है। इधर की तरफ ट्रंप इलेक्शन जीत चुके होते हैं, बाल्सेनारो के बेटे सांसद बन जाते हैं। सांसद महोदय यहां से उड़ते हैं और अमेरिका चले जाते हैं। अमेरिका जाकर के वो ट्रंप और ट्रंप के समर्थकों को समझाने लगते हैं कि लूला बाल्सेनारो के खिलाफ क्या कर रहे हैं। आप ऐसे देखिए, 2023 में बाल्सेनारो भागे थे, लौट करके आए। सुप्रीम कोर्ट ने 23 के मार्च में ही, अप्रैल में ही इनके खिलाफ एविडेंसेस इकट्ठे करने शुरू किए। काफी दिन से सुनवाई चली, सारी तरह से कन्विक्शन होता रहा। इधर की तरफ 24 के आते आते ट्रंप सत्ता में वापस आ जाते हैं। ट्रंप सत्ता में वापस आ जाते हैं तो फ्लोरिडा से उड़कर ये जो बाल्सेनारो के बेटे हैं ये पहुंच जाते हैं ट्रंप के पास और वहां जाकर उनकी लॉबिंग करते हैं। अमेरिका में लॉबिंग करना यानी अपने समर्थन में लोगों को जुटाना एक पेशा बन चुका है। तो ट्रंप को बकायदा समझा लेते हैं कि देखो बाल्सेनारो तो आपका मित्र था, मित्रता की सजा भुगत रहा है, लूला आपके खिलाफ इस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहा है। ट्रंप उसके समर्थन में खुल के वापस आ जाते हैं। लेकिन इधर की तरफ जज साहब ने ठान लिया था कि बाल्सेनारो को सजा देनी है। जब यह बात ट्रंप को समझ में आती है कि बाल्सेनारो के खिलाफ कुछ होने वाला है, ट्रंप 50% टैरिफ अनाउंस कर देते हैं। पता चलता है कि बाल्सेनारो के बेटे ने कहकर ट्रंप से 50% टैरिफ लगवाया था। मतलब इस तरह से समझकर देखिए कि एक राष्ट्रपति जिसका बेटा अमेरिका जाकर के खुद के देश के लिए टैरिफ मांग कर आता है कि साहब हमारे ऊपर टैरिफ लगा दो ताकि लूला झुकेगा, लूला के खिलाफ जनता में माहौल बनेगा, कि ये आपको मना नहीं पाया। आप सोचकर देखिए कि बाल्सेनारो का पुत्र हो या बाल्सेनारो, ये किस तरह के राष्ट्रभक्त होंगे जो खुद पर लगे हुए टैरिफ को खुशी में मानते होंगे। मतलब जिस देश के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जिस देश के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, उस देश पर अगर कोई आपात स्थिति आ जाए तो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको इस पूरी घटना में भारत की राजनीति भी पैरेलल चलती हुई दिमाग में चल रही होगी कि ऐसा तो कुछ कुछ हमारे देश के अंदर भी देखने को मिलता रहता है। अमेरिका के साथ हमारे जो व्यवहार हैं उनमें किस तरह से राजनीति का योगदान है वो सब विजिबल होता है। खैर, लूला इस बात को बढ़िया से समझ जाते हैं, जनता को समझाते हैं, निकल कर जाते हैं कि अब चाहे अमेरिका 50% ही टैरिफ लगा दे, हम उसके ऊपर बदले की कार्रवाई करेंगे, हम उस पर टैरिफ लगाएंगे। ये निकल कर आते हैं और कहते हैं कि मैंने अपनी खुददारी इस तरह नहीं बेची है कि ट्रंप मेरे ऊपर टैरिफ लगाएं और मैं बैठकर देखता रहूं। मैं अमेरिका पर टैरिफ लगाऊंगा, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम किसी के आगे पैर नहीं टिकाएंगे। बस इसी बात के साथ में लूला और लोकप्रिय होते चले जाते हैं। अमेरिका और ब्राजील के जो रिलेशंस हैं उसमें अमेरिका ट्रेड सरप्लस में रहता है। ब्राजील को सामान बेचकर अमेरिका पैसे कमाता है। ऐसे में अमेरिका ने टैरिफ लगाकर खुद के पैर पर ऑलरेडी कुल्हाड़ी मारी थी, लूला ने तो उसको और एक स्टेट ऊपर पहुंचा दिया। खैर, ट्रंप 50% टैरिफ के साथ इनके ऊपर चालू हो जाते हैं। यहां पर यूएस के जो जज साहब हैं, जो जज साहब हैं ब्राजील
ब्राजील के, वो उनके ऊपर सैंक्शन, वो 50 साल की सजा, 27 साल की सजा सुनाते हैं। अमेरिका की तरफ से उन जज साहब के खिलाफ जो ये सजा सुना रहे थे, उनके खिलाफ सैंक्शन लगा दिया जाता है। कहा जाता है कि वहां पर जो ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं अलेक्जेंडर जी मोरेस, जिन्होंने बोल्सोनारो को सजा सुनाई है, हम उस पर ह्यूमन राइट के अब्यूज करने का, सीरियस अब्यूज होने का, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाइए, व्यक्ति विशेष तक को अमेरिका टारगेट कर रहा है। यह महीना चल रहा है जुलाई का 2025 का, और अमेरिका उस जज के खिलाफ प्रतिबंध लगाता है। इस पर ब्राजील की टॉप कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अमेरिका यह ना भूले कि हमारा कानून अलग है और आपका कानून अलग है, आपका कानून हमारे यहां नहीं चलता। बस उसी सुप्रीम कोर्ट ने आज बोल्सोनारो को सजा सुना दी है, 27 साल जेल की सजा, और कहा कि तुम 2060 तक चुनाव नहीं लड़ पाओगे। हालांकि बोल्सोनारो के समर्थकों का कहना है कि लूला ने खुद पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट को सेट किया हुआ था। पर चाहे जो भी हो, फिलहाल के लिए ट्रंप के सामने बोल्सोनारो को जेल में भेज देना लूला की हिम्मत की तारीफ करवाता है। लूला ने जिस तरह से सब और स्थितियों को निकालते हुए ट्रंप के सामने, जब ये जानता है कि वो 50% टैरिफ लगा चुका है और भी लगा सकता है, फिर भी जेल डाल करके निश्चित ही एक बेहतरीन लीडरशिप का परिचय दिया है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर रखें, लेकिन ट्रंप इस बात पर नजर बनाए हुए हैं। बोल्सोनारो ने अपनी तरफ से जो भारत का जैसन मिलर था, जो भारत ने लॉबिस्ट भेजा हुआ है, उसको भी अपनी तरफ हैंड वो किया हुआ है, साथ में लिया हुआ है कि वो भी भाई उनके समर्थन में थोड़ा माहौल बनाए। देखना होगा। अमेरिका की तरफ से तो बयान यही आया है कि अब हमें इस पर क्या कार्रवाई करनी है, हम उस पर विचार कर रहे हैं। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमारे कोर्सेज बातें बाजार की एप्लीकेशन और अपनी पाठशाला पर उपलब्ध हैं, उन्हें सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको जरूरत लगे तो उनमें से कुछ कोर्सेज को आप एक्सेस करके देखिए, डेफिनेटली वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।